अब हमारा तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है सारंतर संहिता का, नाड़ी परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। देखो, नाड़ी का स्थान की बात हो रही है कि नाड़ी का स्थान कहाँ होता है। करस्य अंगुष्ठ मूले या धमनी साक्षिणी, या धमनी जीव साक्षिणी। तो जो धमनी हाथ के अंगूठे के मूल में होती है उसे जीव की साक्षिणी नाड़ी कहते हैं। इसकी चेष्टा से विद्वान शरीर के सुख दुख को जानते हैं। जहाँ पे हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, नब्ज देखते हैं, पल्स चेक करते हैं, ये उस जगह की बात हो रही है। तो अंगूठे के मूल, अंगुष्ठ मूले, ऐसे इन्होंने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोटेशन नंबर 2, वात आदि का प्रकोप होने पर नाड़ी की गति। देखो, वात वाली जो नाड़ी है वो कैसी होगी। मरुत कोपे जलों का सर्प यो गतिम, है ना। तो मरुत कोपे, वात की कोप की वजह से कैसी होगी, जलों का सर्प योगितम, जलों का, है ना, जोंक के जैसी और सर्प के जैसी, ठीक है, सांप जो होता है उसके समान गति करने वाली होगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पित्त वाली, कुलिंग काक मंडूक गति, है ना, कुलिंग काक मंडूक गति। कुलिंग उसको चिड़िया को बोलते हैं, गोरैया चिड़िया होती है, कोआ काक हो गया और मंडूक मेंढक हो गया, ठीक है। पित्त वाली उसके जैसी गति की होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कफ वाली। कफ वाली होती है हंस पारावत गति दत्ते श्लेष्म प्रकोपत है। तो कैसी होगी, हंस के जैसी होगी, पारावत कबूतर को बोलते हैं, उसके जैसी गति करने वाली होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सन्निपातिक नाड़ी की गति के बारे में। लाभ तीतर वर्ती नाम गमनम सन्निपातत है ना। तो सन्निपातस जो नाड़ी होती है वो कैसी होती है, लावा तीतर और वर्ती, वर्ती बटेर होता है उसके जैसी होती है सन्निपातस, ठीक है। और गमनम सन्निपातत है, ठीक है, उसकी तरह ये गमन करती है। उसके बाद कोटेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है, तो कोटेशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, द्विदोष कोपतो गेया, ऐसे करके बात इन्होंने बोली है। तो आगे लिखा हुआ है कदाचित मंद गमना और कदाचित वेगवाहिनी, है ना। जो दो दोषों से कुपित होती है वो कभी तो मंद होती है और कभी तेज गति करती है। इस तरीके से इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है कोटेशन नंबर 7 में लिखा हुआ है असाध्य नाड़ी की गति। तो जो असाध्य होती है वो कैसी होगी, हंती च स्थान विच्युता, ठीक है। और स्थित्वा चलंती, देखो सबसे पहली बात इसमें है कि हंती च स्थान विच्युता, जो अपने स्थान से दूसरी जगह चली जाती है। स्थित्वा चलंती या सा स्मृता प्राणनाशिनी, है ना, रुक रुक के चलने वाली जो होती है स्थित्वा ठहर ठहर के चलती है, वो प्राणों का नाश करने वाली होती है। अति क्षीणा च सीता च जीवितम हंत्य संशयम, ठीक है। तो जो अति क्षीण होती है, शीतल होती है ना, वो क्या करती है, जीवितम हंत्य संशयम, और जीवन का नाश करने वाली होती है, ठीक है। ये असाध्य नाड़ी की बात बता दी है कि कैसे कैसे होगी उसकी गति, तो ये याद रखना है। उसके बाद है ज्वर में अगर नाड़ी की गति होगी तो कैसे पता चलाएंगे कि ज्वर कोपेतु धमनी स उष्णा वेगवती, है ना, थोड़ी गर्म होगी, उष्ण होगी और वेगवती, बहुत तेज़ी से चलेगी, ठीक है। पल्स उसकी हाई हो जाएगी फीवर वाले पेशेंट में। इसके बाद लिखा हुआ है काम क्रोध चिंता और भय में नाड़ी की गति कैसी होगी। काम क्रोध वेग वाह क्षीणा चिंता भया अपलुता, है ना। काम जो होता है उसकी इच्छा और क्रोध में नाड़ी कैसी होगी, वेग वाह, काम और क्रोध में वेग वाह, बहुत तेजी से बहेगी। क्षीणा चिंता भय अपलुता, तो चिंता और भयभीत जो होते हैं उनमें कैसी होगी, क्षीण होगी, ठीक है। मंद अग्नि आदि में नाड़ी की गति। तो मंदा अग्नि क्षीणा धातोश्च नाड़ी मंद तरा भवेत अश्रिक पूर्णा भवेत कोशना गुर्वी सामा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि मंदाग्नि में क्षीण होगी नाड़ी की गति, मंद चलेगी, अश्रिक पूर्णा भवेत कोशना, ठीक है।
और रक्त से भरी हुई कुछ गुरु होगी, मंदतरा सामा गरियसी। और आम में क्या होगा, आम दोष में कैसी होगी, बहुत ज़्यादा गुरवी सामा गरियसी, है ना, बहुत ज़्यादा गुरु होगी, बहुत ज़्यादा भारी होगी। इस तरीके से इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्वस्थ नाड़ी की गति कैसी होती है। स्वस्थ नाड़ी की देखो क्या होती है, लघवी वैति दीप्ता अग्ने तथा वेगवती मता, सुखी तस्य स्थिर गेया तथा बलवती स्मृता, चपला क्षुधि तस्य स्यात् तृप्तस्य वहति स्थिरा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, लघवी वैति दीप्तो अग्ने तथा वेगवती मता। तो जो व्यक्ति उसकी जाठराग्नि जैसे बड़ी हुई होती है तो उसकी नाड़ी कैसी होगी, लघवी, है ना, लघु होगी, दीप्ता अग्ने तथा वेगवती मता। आगे क्या लिखा है, सुखी तस्य स्थिरा गेया। और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, सुखी होते हैं, उनकी कैसी होती है, स्थिर होती है, बलवती, बलवान होती है। चपला क्षुधि तस्य स्यात्। और जो भूखे रहते हैं उनकी कैसी होती है, चपल होती है, चंचल होती है। स्यात् तृप्त तस्य वहति स्थिरा। और जो व्यक्ति तृप्त होते हैं उनकी नाड़ी कैसी होती है, उनकी स्थिर होती है। जैसे हमारे स्वस्थ व्यक्ति की है वैसे हमारे इसकी है, ठीक है। और जैसा हमारा जो ये थे जाठराग्नि जिसकी बढ़ रही थी, वैसे ही भूख वाले जो थे पीड़ित, तो उन्होंने ऊपर भी सेम ही बात बोली है, नीचे भी सेम ही बात बोली है, बस टर्म इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दूध परीक्षा की बात होती है। तो इसको एक बार देख लेंगे हिंदी में कि दूध परीक्षा कैसे कर सकते हैं। दूत सदैव अपने जाति का हस्तपाद आदि तथा सर्वांग युक्त चतुर स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए सुखी घोड़े या बैल पर सवार, शुभ्र पुष्प श्वेत पुष्प जो होते हैं फल लिए हुए, उत्तम जाति का, अच्छे व्यापार या कर्म वाला होना चाहिए, जिसका दर्शन और वेश उत्तम हो, नासिका की के जिस ओर से प्राणवायु बहती हो, वैद्य के उसी दिशा में बैठा हो, शुभ काल व उत्तम दिन देखकर चिकित्सक के पास आवे तो रोगी का कल्याण होता है। इस प्रकार की दूध की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो दूध परीक्षा का निर्देश यहाँ पे आचार्य सारंगधर ने दिया है, तो याद। एक कोटेशन नंबर 14 में और देखते हैं, रोगी देखने जाते वैद्य के लिए शुभ अशुभ, है ना। तो रोगी की चिकित्सा करते हुए वैद्य के लिए शास्त्रोक्त यात्रा के समय के साम्य सकुल, है ना, इन्होंने बोला है कि ऑस्पिशियस ओमेंस, भेरी मृदंग आदि का मिलना शुभ होते हैं, किंतु दीप्त अशुभ, आग तेल आदि जो होते हैं उन सब का मिलना शुभ नहीं होता है। देखो शुभ होता है भेरी मृदंग वगैरह जो होते हैं वो शुभ होते हैं, बाकी दीप्त जो चीज़ें होती हैं वो अशुभ होती हैं। लाइट्स वगैरह जो होती हैं, आग जो होती है, ये सब चीज़ें जो हैं अशुभ होती हैं।